ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी ये छठी एपिसोड है, सिक्स एपिसोड है। मैक्रो अपडेट्स के हवाले से मैंने और वली ने हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम वीकली बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर अपडेट्स देंगे मार्केट के हवाले से, कि मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, रियल एस्टेट की क्या खबरें हैं, दुबई की मार्केट्स में क्या हो रहा है, ताकि एक कंडेंस फॉर्म में आपको सादा अल्फाज के अंदर अपडेट्स मिल जाएं ऑन वीकली बेसिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने थोड़ी सी बात करनी है कि जो एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जो $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप को टच कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, क्यों इनकी वैल्यूएशन जो इतनी हाई है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लास्ट ईयर में ग्रोथ हमें नजर आई है स्टॉक मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, या दूसरी जो एसेट्स क्लासेस हैं, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो वहाँ पे हमें क्या प्रोग्रेस नजर आई है लास्ट ईयर में और फिर फ्यूचर क्या नज़र आता है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर थोड़ी सी दूसरी और माइक्रो अपडेट्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। तो हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं। वली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम यासीन, क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल। तो वली ये बताओ कि जो हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं जिसमें ऑफ कोर्स स्टॉक्स भी हैं और गोल्ड भी है और अब बिटकॉइन भी उसकी एक कैटेगरी में आता है, फिर इसके अलावा रियल एस्टेट मार्केट है और ख़ासतौर पर दुबई में तो रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी इस वक्त पूरी दुनिया के मुकाबले में काफ़ी हॉट चल रही है। तो तुम्हारे पास कुछ स्टैट्स नहीं कि भाई अगर हम उसको ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो क्या हमें उनकी ग्रोथ नज़र आती है लास्ट ईयर के हवाले से, और फिर फ्यूचर हमें उस हिसाब से क्या नज़र आता है? यार, इंटरेस्टिंगली मैंने अभी हमारी मनी माइंडसेट एकेडमी अभी हो रही थी आज ही। मैं ऑलमोस्ट 3 घंटे का एक सेशन मैंने दिया था, तो उसके अंदर एक स्लाइड मैंने बनाई थी। मैंने कहा था डुअल पर्पस के लिए स्लाइड होगी, एक वहां पर भी चली जाएगी और एक मैं यहाँ पर भी प्रेजेंट कर दूंगा उसको। बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने उसमें प्रेजेंट करना था कि एक साल के अंदर डिफरेंट एसेट क्लासेस ने किस तरह से परफॉर्म किया है। बट एट द सेम टाइम उसको मैं थोड़ी देर में लेकर आऊंगा। और दूसरी डिस्क्लेमर ये है कि एक साल के ऊपर किसी भी एसेट क्लास को हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है। उसके अंदर आपको बड़ा सरप्राइज भी नजर आएगा, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। एक साल के अंदर तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए उसमें कर दिया था, तो अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। बट उससे पहले मुझको दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो जो फेक न्यूज का होता है, और खासतौर पे यूएई से लेकर जो हम बात करते हैं ना, तो जितनी भी चीजें आ रही होती हैं उसके अंदर कोई भी छोटी सी चीज भी होती है ना, वो ब्लो अप हो जाती है। तो अभी रिसेंटली इंडियन न्यूज मीडिया के अंदर और सारे मेजर न्यूज आउटलेट्स के अंदर वो जो न्यूज आई थी कि 100,000 दिरहम्स के अंदर जो है वो गोल्डन वीजा मिल रहा है। तो उस पर मैंने कहा थोड़ा सा एक पॉइंट कह दूं। अच्छा, ये जो हम लोग ये जो वीडियो बन रही होती है ना, इसमें एक फायदा ये होता है कि इसमें हम एक्सटम्पोर बोल रहे होते हैं, ना कुछ सोचा होता है कि क्या बोलना है, सिर्फ हमें पॉइंट्स थोड़े से होते हैं। तो इसमें हम कुछ अपना ऐसा पॉइंट भी बोल सकते हैं जो जो कि रेगुलर वीडियोज में फॉरन फॉरन नहीं जा रहा होता, क्योंकि ये अभी रिकॉर्ड हो रही है। प्रॉब्ली विद इन 10 आवर्स 5 आवर्स ये अपलोड भी हो जाएगी। सो उसके अंदर जो भी लोग इस तरह की न्यूज देख रहे होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिशियल न्यूज आउटलेट के को रेफर जरूर करें। और ऑफिशियल न्यूज आउटलेट भी कभी कभी आपको न्यूज ब्रेक कर देते हैं ब्रेकिंग न्यूज के लिए, और फिर बाद में वही सेम आउटलेट 5 घंटे बाद 10 घंटे बाद बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ये फेक न्यूज थी, ये सही नहीं था, डोंट रिलाई ऑन दैट। सो जब भी कोई इस तरह की न्यूज आती है ना, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। बल्कि इनफैक्ट वो जो अभी बोइंग की रिपोर्ट आई है, वो भी बड़ी अजीब सी रिपोर्ट है। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आई थी वो रिपोर्ट। वो उसको अगर टाइम मिलता है तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज की इस तरह की रिपोर्ट्स आना कोई एज सच अनोमली नहीं होती है। सो हम्म। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल्डन वीजा की न्यूज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 100,000 दिरहम्स अगर कोई इन्वेस्ट करके गोल्डन वीजा ले सकता है, तो मैं कहता हूँ कि कोई वर्थ नहीं करता। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाइफ टाइम नहीं था, वो अगेन गोल्डन वीजा था। वो पहले न्यूज आई थी कि वो लाइफ टाइम वीजा है, वो लाइफ टाइम वीजा नहीं था, वो गोल्डन वीजा था। 100,000 दिरहम्स आप खर्च करेंगे, उसके अंदर फैमिली के ऊपर और एक्सपेंस करेंगे, 120,000 115,000 इस तरह का खर्चा हो जाएगा आपका। जबकि आपको एक्चुअल में 2 मिलियन दिरहम्स खर्च करने थे ताकि आपको ये वीजा आपको मिलता। तो आप ये जो जो लोग भी इस पे जाते, वो ऑफ कोर्स उनके पास पैसे नहीं थे। इसका मतलब है कि वो 100,000 दिरहम्स को देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे। पॉइंट ये है कि वो जो 100,000 दिरहम्स देख के अट्रैक्ट हो रहे थे, वो बाद में क्या करते। मतलब आप 100,000 दिरहम्स खर्च करके दुबई का वीजा तो ले लेते, लेकिन यहाँ रहना आसान तो नहीं है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। अगर आपका ना कोई बिल्कुल। बिजनेस है, ना कोई जॉब प्लान हम्म। है, कुछ इस तरह का सिनेरियो नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है फिर उसका। सो इसलिए कुछ सोच समझ कर ही जो जो गोल्डन वीजा है या इस तरह के जो वीजाज होते हैं, इनका एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है कि जो लोग आ रहे हो वो सस्टेन भी कर सके। 100,000 दिरहम देकर आप, पता चला कोई लोन लेकर आ गया, उसने उसको नॉमिनेशन ले ली, उसको खरीद के वो यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा? हम्म। इट डजंट मेक सेंस। सो ये चीजें थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा हाँ, इसको अच्छा, क्लियर कर इसमें लें। एक पॉइंट ये भी है कि मैं मोहसिन वैसे ही बात कर रहा था इस बारे में। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी, यानी कि सिर्फ
इंडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यूएई का, उसने भी रिपोर्ट की थी ये बात। गल्फ न्यूज़ है, फिर इकोनॉमिक टाइम्स है। तो इतने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने बगैर किसी स्क्रूटनी के तो इसको रिपोर्ट नहीं किया होगा ना, इसके उनके पास कुछ ना कुछ तो इंटेल होगी। तो उनके पास कुछ ना हम कुछ लोग। होगा। बाद में जिस कंपनी के थ्रू ये आया था उन्होंने भी अपनी हम्म, क्लैरिफिकेशन दे दी थी, बट आई डोंट नो, आई मीन इस तरह की हाँ न्यूज़, एक तो ये कि फॉरेन इस पे एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, दूसरा ये कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसमें हाँ। क्लैरिफिकेशन आ जाती है। लेकिन इसमें पॉइंट ये था कि इसमें फ्री में यूएई की पीआर हो गई, यानी कि जो पहले नहीं भी जानता होगा ना हाँ दुबई को, वो हाँ उसको पता चल गया यार यार, दुबई एक जगह है और वहाँ पे एग्जैक्टली, गोल्डन वीज़ा मिल रहा है। इत्तेफाक से मैंने गोल्डन वीजा के ऊपर 2 वीडियोस पिछले 3 महीने में बनाई हैं। अच्छा, मुझे पता था कि ये न्यूज़ आ गई और मैं ये देख रहा था कि मेरी उन वीडियोस की व्यूज बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। बाद में मैंने देखा तो उनके जो डेमोग्राफिक थी उसमें इंडियंस सर्च कर रहे थे गोल्डन वीजा को, तो वो नजर आ रहा था कि आपकी वो वीडियोस उसी वजह से जा रही हैं, और फिर उसके हम्म, बाद वो दोबारा से नॉर्मल व्यूज के ऊपर चली गई। सो यस, पीआर तो हाँ डेफिनेटली हो गई है। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो एक और पॉइंट हुआ है वो ये है कि दुबई को देख के, दुबई का जो भी मॉडल है, जो भी उन्होंने लास्ट 30-40 ईयर्स में जो मॉडल बनाया है, वो एक एग्जाम्पल तो है दूसरे कंट्रीज़ के लिए। तो हम देख रहे हैं कि उसको देखा देखी अब जो दूसरे जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो भी अपने आप को उस उस लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी भी सऊदीज़ जो हैं वो इतने ओपन नहीं है जितने दुबई है या यूएई इन जनरल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो मॉडल है ना, अब वो अडॉप्ट हो रहा है बाय अदर कंट्रीज़। तो जिस तरह अभी न्यूज़ आई थी कि सऊदीज़ ने भी जो है अपनी फॉरेन ओनरशिप का जो अनाउंसमेंट की है, वो इट्सल्फ कह रहा है कि मतलब वो चाह रहे हैं कि अब जो फॉरेनर्स भी आए वहाँ पे, आप वहाँ के प्रॉपर्टीज़ खरीदें एंड दे कैन लिव बेस्ड अपॉन देयर रेजिडेंसी वीज़ा। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. राइट। अच्छा, इसके अंदर मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, तो पाकिस्तान में हमारा कॉमन फ्रेंड है नादिर, मैं उससे बात कर रहा था, तो वो भी सऊदीया में होता है। ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन, बट ही इज़ लिविंग इन सऊदी, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है वो। तो वो कह रहा था कि यार मुझे बहुत होता था कि मैं सऊदी में, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो लाइकिंग द जीसीसी रीजन, तो वो चाहे वो दुबई हो चाहे वो सऊदी हो, उसके लिए मसला नहीं है, वो सऊदीया में भी रह सकता है। वो कह रहा था कि मुझे मसला नहीं, बट कह रहा था कि मैं क्या मतलब, मैं घर, अभी तक जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। यू कैन बाय द प्रॉपर्टी, बट द प्रॉब्लम इज अगर आप बाय करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी लिंक होगी आपके अकामे से या आपके रेजिडेंस वीजा से। तो इन केस आप छोड़ के जाना चाहते हैं, अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, अपना वीजा कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ेगा और आपको उसको बेचना पड़ेगा। अब चाहे वो अच्छे पैसों में बिक रही हो या जिस तरह भी बिक रही हो, उसको औने पौने आपको निकालना पड़ेगा। तो इट डजंट मेक सेंस कि मतलब मुझसे कोई बोले कि भाई आपको घर आज खरीद लें, 2 साल बाद आपकी जॉब जाएगी तो आपको छोड़ के जाना होगा और ये घर भी आपको बेचना पड़ेगा। तो पता चला उस वक्त Hmm. कोई ना बायर मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो फिर क्या होगा? नाउ दिस होल अनाउंसमेंट जो अभी रिसेंटली आई है कि सऊदीया ने अपना ओपन कर रहे हैं 2026 जनवरी से, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो सऊदीया में रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हमने सुनता था ना कि सऊदीया में रहना मुश्किल है और लोग नहीं रहना चाहते, वहां से भागना चाहते हैं। इवन जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं वो भी चाहते हैं कि रहें वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि फायदे तो नजर आते हैं। ऑफ कोर्स उतना ओपननेस नहीं है अभी भी जितनी यूएई के अंदर है या दुबई के अंदर है, बट वो दे आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पाथ। तो अब जैसे मेरा हमारा फ्रेंड है नादिर, अगर उसकी बात करें तो वो भी अब अगर उसको इस तरह का ऑप्शन मिलता है कि जनवरी से वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है और वो उससे लिंक नहीं होगी उसके अकामे से या रेजिडेंस से, तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खरीद लेगा। अगर उसको जाना भी होगा सऊदी छोड़ के तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी अपनी होगी, तो वो मसला नहीं है। सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट लिबरेशन। प्लस ये कि मैं अभी पढ़ रहा था उसको, तो उसके अंदर ना सिर्फ मेन सिटीज लाइक जद्दा, रियाद,
बल्कि इवन मक्का मदीना के अंदर भी वो कह रहे हैं कि हम उसको ओपन करेंगे, बट ऑफ कोर्स वो जो सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स मुस्लिम्स उसको देखते हुए और जो लोकल हम्म, पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट को बचाते हुए हम उसको ओपन करेंगे, क्योंकि ये दीज आर ऑफ कोर्स दिस लैंड मदीना मक्का, ऑफ कोर्स ये कितना एक्सपेंसिव होगा ये हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि आसपास के जो होटल्स होते हैं वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। सो ऑफ कोर्स जब बाहर के लोग आएंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने लोगों का इंटरेस्ट हर जगह रखती है, और उनको पता है कि किस तरह से रखना है, तो दे विल ट्राई टू सेफ गार्ड दैट। बट एक्सपैट्स के लिए बुरा नहीं है, जो लोग रह रहे हैं लाइफ लॉन्ग रह रहे हैं, जनरेशन्स रह चुकी हैं वहाँ पर, एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन रह रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए बुरा नहीं है कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें और उसको फिर कंटिन्यू करें। इस वक्त भी एज आई सेड कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी खरीदने के, बट दे आर नॉट डायरेक्टली पॉसिबल, या फिर लेट्स से अगर मैं चाहूँ यूएई में रहते हुए सऊदी में कोई प्रॉपर्टी खरीदना, तो मैं नहीं खरीद सकता अनलेस एंड अनटिल मैं किसी प्लेटफॉर्म लाइक स्टेक के थ्रू मैं खरीदना स्टेक के चाहूँ, तो वो जरिए। उनका फंड है, फंड के थ्रू आप खरीद सकते हैं, बट वो फंड होगा, वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो आप राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो। सो अगेन देर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी भी क्लियर नहीं है, बट ये एक स्टेप है जो कि हमें नजर आ रहा है कि अब हाँ। लोग दुबई को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि सऊदीया ने पहले भी चैलेंज किया था दुबई को, और वो उसके अंदर वो जो रीजनल हेडक्वार्टर वाली बात है, आई डोंट नो इफ यू नो दैट, कि सऊदीया के किसी भी गवर्नमेंट लेट्स से डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट की कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपको, लेट्स से कोई बड़ी कंपनी है सीमेंस, अब सीमेंस को कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है सऊदीया का किसी किसी ऐसी एंटिटी का जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, वो जब तक नहीं ले सकती जब तक सीमेंस का हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर रियाद या जद्दा में ना हो। सो दिस इज अ अच्छा। वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम देयर साइड कि दुबई में आप हेडक्वार्टर नहीं होगा आपका, अगर आपको रीजनल हेडक्वार्टर अगर आपका है सऊदीया में तो आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। सो उसकी वजह से काफी लोगों ने वहां काफी कंपनीज ने इस तरह से किया कि वहां पर अपना सेटअप किया है रीजनल हेडक्वार्टर का। सो इट्स अगेन नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट एरिया, इट्स अ ग्रे एरिया, बट ये चीजें बता रही हैं आपको कि कुछ चीजें चैलेंज हो रही हैं और वो आपस में एक कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन अच्छी चीज है, मतलब हर एक बिल्कुल। के लिए अच्छा है वो, पूरी इतनी बड़ी हाँ, आवाम है जिसके जो जो आना चाहती है। कंज्यूमर है उसको चॉइसेस मिलेंगी ना अब। यस। कंपटीशन का फ़ायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं। और हमने देखा है कि दुबई का मॉडल को फॉलो करते करते ओमान ने अपने आप को खोला है, फिर अब सऊदीज़ अपने आप को खोल रहे हैं, तो हो सकता है उसके बाद बहरीन और फिर दूसरे जो बहरीन कतर हैं, ऑलरेडी दूसरे ओपनड कंट्रीज़। है, बट बहरीन हाँ। क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है तो वो इस तरह से वो लाइमलाइट में नहीं आता, बट ये राइट। दीज कंट्रीज लाइक ओमान, यूएई और सऊदी ये अभी लाइमलाइट में फिर एक मैंने न्यूज़ देखी थी कि एक कॉमन विजिट वीज़ा भी लॉन्च होने वाला है या हो चुका है, है। हाँ। कि जो पूरे हाँ। यूसीसी रीजन में अप्लाई होगा अगर आप कहीं से भी लेते हैं। हाँ, अगेन वो इस तरह की जो न्यूज़ आती है ना शुरू में बड़ी वेग सी होती है, उसके क्लियर इंडिकेशन नहीं होते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इट मेक सेंस, क्योंकि अगर किसी एक कंट्री ने सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है एक बंदे की, तो फिर बाकी की जो स्टेट्स हैं हम्म। उनके लिए भी मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें पहले से ये बात है कि अगर आप कोई एब्सकॉन्डर होता है या कोई बंदा यहाँ से कोई क्राइम करके जाता है तो उसके लिए बाकी जीसीसी कंट्रीज में भी एंटर होना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सारे लिंक्ड होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई गाड़ी लेकर जाता है, मैं ओमान में जाता हूँ अपनी गाड़ी लेकर और वहां पर कोई फाइन लग जाता है, मेरे पास वो फाइन यहाँ पर भी आ जाता है, यूएई के अंदर भी आ जाता है, तो मुझे पता होता है कि अच्छा। मुझे वो फाइन पे करना है। सो हम्म। इतना लिंक्ड तो है आपका सिस्टम, जब इतना लिंक्ड है तो आप विजिट वीजा आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको कर हम्म। देना चाहिए, ताकि हाँ, जस्ट आपका लाइक। एक बंदा, अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है और दूर से आ हम्म। रहा है, तो अगर वो यूएई आता है तो अच्छा है उसके लिए, सऊदी पॉसिबल होगा बगैर वीजा का सोचने का, वो वहां भी जा सकता है। बिल्कुल। जिस तरह शेंजन वीज़ा होता है ना यूरोपियन यूनियन यस। के अंदर, कि यस। आपने यस। एक किसी कंट्री से ले लिया, अब आपके पास जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं उन सब का एक्सेस होता है, चाहे आप बाय रोड जाएँ या ट्रेन के ज़रिए जाएँ या फ्लाई करके जाएँ, तो उसमें आप एग्जैक्टली। लोग कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं होता। आई थिंक इट मेक्स सेंस। और फिर इससे ऑफ कोर्स जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, जो बिजनेस बढ़ेगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, तो ऑफ कोर्स इन द एंड जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ रह रही है उनको फ़ायदा होगा उससे। बिल्कुल ऐसी है। राइट। बिल्कुल ऐसी है। सो आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जो भी हो रहा है, बस ये है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी कभी जो चल रही होती है वो स्टेबल रहें, तो काफी इसमें यहाँ पर जूस है, क्योंकि काफी पॉपुलेशन है जो वेस्ट नहीं जाना चाहती। मतलब एक तो बिल्कुल। होता है ना कि आपकी अर्ज है, आपको जाना है, बट आपको मौका नहीं हम्म। मिलता, बट बहुत हाँ। सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाना ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमें अगर हाँ। यहाँ सब सेट है तो फिर यहाँ पर ही रहना है, तो ऐसी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जिसको जो इस हम्म। तरह की मेंटालिटी रखती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ वेस्ट में जो रहते हैं, जो कि ठीक ठाक सेटल हैं यहाँ पे, उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर उनको ऑप्शन मिले तो वो ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे कि अगर उनको दुबई में कोई ऑप्शन मिल जाए या सऊदी में कोई ऑप्शन मिल जाए अच्छा बिजनेस सेटअप करने का और वहाँ रहने का, तो वो डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जो हम अगर न्यूज़ की बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी उसकी। अगर हम इसको थोड़ा सा गियर शिफ्ट करें टुवर्ड्स ग्लोबल थिंग, तो बिटकॉइन की न्यूज़ आई है, और तुम बिटकॉइन के बारे में वैसे ही काफ़ी प्रो हो। तो ये 118 का जो लेवल है, ये जो उसने ब्रीच किया है, और किसी मेजर न्यूज़ के बगैर ब्रीच किया है। मतलब हम तो सोच रहे थे ना, पिछले पता नहीं छठी हमारी वो है सेशन, और उसमें हर दफ़ा हम यही कहते थे हम्म, कि अब बिटकॉइन अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। वो सब कुछ ऊपर जा रहा था, बिटकॉइन अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। बट हाँ एकदम से उसने जो है ना रेस की है लास्ट वीक के अंदर। कुछ पता है हाँ। उसका कि क्यों किया है, या ऐसे ही मतलब हो गया है? कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं आई है जिसकी बात इसने इस तरह की एक्टिविटी दिखाई हो, लेकिन जो कॉमन कंसेंसस है ना बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट का, वो ये है कि बिटकॉइन प्राइस मूव करती है ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर। तो जब भी हम ग्लोबल लिक्विडिटी को ट्रैक करते हैं, तो हमेशा उसमें ना थोड़ा सा लैग होता है। यानी कि अगर ग्लोबल लिक्विडिटी का अगर आप चार्ट उठा के देखें, आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, ग्लोबल M2 के नाम से आप सर्च करें। तो जो ग्लोबल M2 का चार्ट है वो आपको नज़र आ रहा है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। यानी कि फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर उसमें डिक्लाइन आया था, और फिर दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो ऊपर जा रहा है। और उसमें और जो बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा लैग होता है, बिटवीन 3 to 4 मंथ्स ऑन एवरेज। यानी कि अगर ग्लोबल M2 जो है वो ऊपर जा रहा है जनवरी से लेके लेट्स से मई तक, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको उसका वो इफेक्ट नज़र आएगा बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। तो वो अब हमें नज़र आ रहा है। तो अगर तुम इसको M2 का चार्ट भी निकालोगे ना, तो तुम्हें नज़र आएगा कि वो जिस तरह से अभी मूव किया है पिछले 6 महीने के अंदर, उसका इम्पैक्ट अब हमें बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट में अब नज़र आ रहा है। तो ये अच्छा, एक वो एक कॉमन कॉमन फिनोमेना है जो हमें नज़र आता है हम्म, कि बिटकॉइन की प्राइस, क्योंकि बिटकॉइन जो है ना एक ग्लोबल एसेट है। ये वही बिटकॉइन है जो नाइजीरिया में भी आप खरीद सकते हैं, जो आप दुबई में खरीद सकते हैं, जो आप ऑस्ट्रेलिया में खरीद सकते हैं। इसका कोई एक्सचेंज नहीं है कॉमन। तो ये एक ग्लोबल एसेट है जो कहीं से भी खरीद सकते हैं आप। तो जब कभी भी ग्लोबल लेवल पे लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है ना, चाहे वो चाइना से हो रही हो, चाहे वो रशिया से हो रही हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन से हो रही हो, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पर ज़रूर आता है। क्योंकि जब लिक्विडिटी फ्लो होती है मार्केट्स के अंदर, तो बिटकॉइन एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि हर कंट्री में आपको एक्सेस उसका मिला हुआ है। तो बहुत ईजिली इसमें जो है ना लिक्विडिटी फ्लो होती है। अगर लिक्विडिटी आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, चाहे चाइना से आ रही हो, चाहे यूएस से आ रही हो, चाहे यूरोप से आ रही हो, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा हमने देखा है कि बिटकॉइन की प्राइस में पड़ता है। लेकिन उसका लैग है 3 to 4 मंथ्स का। तो अगर तुम M2 को देखोगे ना, तो M2 नज़र आएगा कि जो M2 ने अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई थी फ्रॉम जनवरी टू लेट्स से मार्च अप्रैल, उसका इम्पैक्ट अब हमें बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट में नज़र आ रहा है। राइट, तो यस। अच्छा, ये एक कॉमन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसकी। हाँ, M2 का चार्ट अभी मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। और आगे हमें एक और टॉपिक करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम पर हम M2 की बात कर सकते हैं, मनी सप्लाई, M2 मनी सप्लाई, जो कि हमारा हम्म, एक टॉपिक है। हम प्रोबेबली उसके ऊपर अगले हफ्ते ट्राई करेंगे, क्योंकि आज का हफ्ता वैसे ही लोडेड था, तो हम कर नहीं सक रहे उसमें। जो कि हमने सॉवरेन राइट। वेल्थ फंड के ऊपर बात करनी थी, कि हम कैसे उससे अपनी पर्सनल फाइनेंस को रिलेट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ, If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्लाइड है, ये मैंने बनाई थी एज आई सेड बिफोर, के जितने एसेट क्लासेस हैं लास्ट 1 ईयर के ऊपर उनका क्या रिटर्न था। तो बिटकॉइन नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट 104% डबल के करीब हो गया है। आई मीन, देयर इज नो सरप्राइज, बिटकॉइन कुछ भी कर सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अदर एसेट क्लासेस हैं, अगेन वन वन ईयर का जो एक टाइम फ्रेम है, ये कोई ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर हमें ये नज़र आता है कि ऑलमोस्ट के 12-13% के दरमियान यूएस के स्टॉक्स ने भी आपको रिटर्न दिया है इन लास्ट 1 ईयर। और अच्छा, इमार प्रॉपर्टीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज वैसे ही ऊपर जा रही थी, बट इतना ऑफ कोर्स नहीं जा रही थी। इमार प्रॉपर्टीज का जो स्टॉक है वो तकरीबन 76% ऊपर गया है, और इसके अलावा इसने 1 dirham का डिविडेंड भी दिया था, तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10% आप ये समझ सकते हैं कि इसका डिविडेंड भी मिला है इसके अलावा, इसकी प्राइस के ऊपर। और अगर प्राइस को अगस्त या सितंबर 24 की बात कर लें, तो फिर तो आपको 1 dirham जो है वो इनफैक्ट 15% के करीब बनता है, 15-16% के करीब का डिविडेंड बनता है। सो इमेजिन कि ये ऑलमोस्ट जो गया है 90% के करीब जो है इसका रिटर्न आया है एमआर के स्टॉक का, अगर किसी ने लास्ट ईयर लिया हो। सो अगेन, इट्स नॉट समथिंग कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की आगे आगे भी ग्रोथ मिलती रहेगी, बट दिस इज जस्ट टू शो के एसेट क्लासेस ने किस तरह से परफॉर्म किया है। इसके अलावा हाँ, इंडियन स्टॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस साल उनका सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक 3% का रिटर्न है। सो हर एसेट क्लास हर वक्त परफॉर्म नहीं कर रही होती है। इंडियन एसेट क्लास, अच्छा ये सब कुछ डॉलर के अंदर है, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ ये सब कुछ डॉलर के अंदर है। तो हर एसेट क्लास हर वक्त उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सो एक साल के अंदर ऑफ कोर्स इंडिया के स्टॉक्स ने 3% दिया है। गोल्ड ने
37% का रिटर्न दिया है, विच इज़ नॉट दैट हाई कंसिडरिंग कि बिटकॉइन डबल हो गया है। तो गोल्ड जो हम इतनी बात कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आया है, अच्छा रिटर्न है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स अगर देखना शुरू करेंगे तो एवरेज रिटर्न एक नॉर्मल सा रिटर्न है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन यूएस डॉलर ने भी थोड़ा सा इसमें डिप्रिशिएट लिया है, तो वो भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये पाकिस्तान के स्टॉक्स भी हैं, मैंने कहा ये भी इंक्लूड कर लूँ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, तो 67% का रिटर्न है डॉलर टर्म्स के अंदर, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान के पिछले एक साल के अंदर देखें तो रुपी ऐसा कोई खास डिप्रिशिएट नहीं हुआ, तो उसके अंदर देखें तो 67% का रिटर्न आ रहा है उसके अंदर विच इज़ क्वाइट पाकिस्तानी हेल्दी। स्टॉक्स हाँ, के अंदर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था विच कि इज़ वेरी इतना। गुड। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस होते नहीं है, चाहे सिवाय कि वो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, या फिर क्रिप्टो में, या फिर रियल एस्टेट के अंदर, और कुछ उनके पास बचता यस नहीं है क्योंकि उनके पास यस, एक्सेस गोल्ड नहीं है गोल्ड में भी होता जो है, गोल्ड इंटरनेशनल में कर मार्केट है। सकते हैं। हाँ, गोल्ड में कर गोल्ड में सकते कर हैं, हाँ सकते बिल्कुल, हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो हमारा पॉइंट था, जो हम अलग से डिस्कस कर रहे थे, वो था माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया का। उसके बारे में क्या क्या राय है, स्टॉक्स के बारे में और वैसे भी एज कंपनी? अगर हम एनवीडिया की बात करें तो ऑफ कोर्स एनवीडिया की जो वैल्यूएशन है वो तो काफ़ी हाई है, यानी कि अगर आप फंडामेंटल से उसको कंपेयर करें तो वो तो कहीं से नहीं आपको मैच होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास पैसा लगाने के लिए है, मार्केट जो है ना हमेशा आगे परफॉर्म करती रहेगी। तो अब ये है कि जो सेंटिमेंट है इन्वेस्टर्स का टुवर्ड्स एआई वो काफ़ी पॉजिटिव है, और लोग उसी की बेस पे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि अभी मास लेवल के ऊपर जो है वो डाटा सेंटर डिप्लॉयज हो रहे हैं। तो डाटा सेंटर जब डिप्लॉय होंगे तो ऑफकोर्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, और ख़ासतौर पर जो एनवीडिया के चिप्स हैं वो एक यूनिक उसके अंदर फैक्टर है। तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड इतनी हाई है फ्यूचर के लिए, तो उसकी वजह से लोग उसमें बैट कर रहे हैं कि भाई दिस इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और तो यही हमें नज़र आ रहा है कि एनवीडिया की जो परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 साल के अंदर वो एक्सपोनेंशियल रही है, और हो सकता है आगे भी ऐसी रहे। 53 पी के ऊपर चल रहा है एनवीडिया। हाँ हाँ, वही ना, वैल्यूएशन देखें तो वो कहीं से आपको मेक सेंस करती हुई नज़र नहीं आती। यानी कि आप 53 मल्टीपल्स की बेट कर रहे हैं उसकी अर्निंग्स के ऊपर, यानी कि जो अर्निंग अभी है उसके 53 टाइम्स आप जो है उसका पे कर रहे हैं स्टॉक की प्राइस के अंदर। तो ऑफकोर्स वो काफ़ी हाई है, लेकिन लोग जो हैं वो बेट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स के अंदर एनवीडिया की जो डिमांड इतनी रहेगी जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। तो यही इसका प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग का। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कोर्स उसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्विसेज हैं अज्योर की, वो ओपन एआई को यूज़ करती है। तो ओपन एआई के ज़रिए जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉक्सी है वो एनवीडिया है बिहाइंड द सीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो अपनी क्लाउड सर्विसेज है उसमें भी एनवीडिया की चिप्स यूज़ होती हैं। तो यही एक फिनोमिना जो इसको ड्राइव कर रहा है। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today.
हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 39 के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा ये भी हम्म। है बट एनवीडिया से ज्यादा नहीं है। एनवीडिया से ज़्यादा हालांकि नहीं है, हाँ। लोगों ने अभी वो देखा था डीप सीक की वजह से एनवीडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया था, बट स्टिल दोबारा से वो सब कुछ भूल गए लोग, और हाँ, फिर वो वो असल दोबारा में से परफॉर्म चल रहा है। एक यूएस फैक्टर भी है ना, कि यूएस कह रहा है कि भाई हमने तो एआई को जो है रेगुलेट करना है, ताकि यूएस कंपनीज जो हैं वही एआई चिप्स को कंट्रोल करें और वही जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें, इसीलिए वो चाइना को आइसोलेट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन दी एंड होगा ये कि चाइना भी अपनी एक पैरेलल जो है वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा एआई की, जिसमें ऑफ कोर्स दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल हो जाएंगे, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हों या यूरोपियन कंट्रीज़ हों। तो यूएस की जो मोनोपोली है वो चाह रहे हैं कि हम हमेशा रहे, चाहे वो एआई की रेगुलेशन के ऊपर हो या फिर जो यूएस कंपनीज ये जो चिप्स प्रोड्यूस कर रही हैं एनवीडिया उसके ऊपर हो। तो उसको देखते हुए, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ इस तरह का रेटोरिक आगे आने के बाद फैलाया है, तो लोगों को शायद ये समझ आ रहा है कि यूएस की जो हेजमनी है उस हवाले से वो कायम रहेगी, और उसकी वजह से जो एआई की जो भी डिप्लॉयमेंट होगी वो यूएस सेंट्रिक ही होगी। तो शायद इस वजह से लोग उसको भूल गए, डीप सीक को। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. राइट। अच्छा, इसी बात पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस के अंदर, क्योंकि अच्छा ट्रम्प जो भी कह रहा है, बल्कि इंटरेस्ट रेट से पहले ट्रम्प जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है इस वक्त, स्टॉक मार्केट उस पे उसको सीरियस नहीं ले रही है। जैसे बच्चे होते हैं ना घर के, बोलते रहते हैं और उसके बाद बड़े कहते हैं कि वो ऐसी कैसी बोलते रहो बेटा तुम, जो बोलना है तुमको, वो यही है लेकिन ना हम कि क्या करेंगे वही। वो एक टर्म है ना, टैको ट्रेड, कि ट्रम्प हाँ ऑलवेज चिकन आउट। तो वो हाँ। इतनी बार हो गया, अब लोगों का ना ट्रस्ट उठ गया उसके ऊपर से कि भाई ये तो ऐसे ही करता है, ये शुरू में आके एक धमाका कर देगा कि भाई मैं हम्म 50% टैरिफ लगा रहा हूँ या 100% टैरिफ लगा रहा हूँ, और बाद हम्म में 2 दिन के बाद पता चलता है कि भाई उसने जो है वो डिले कर दी है डेडलाइन, या उसने कम कर हम्म दिया है। तो वो यही होता आ रहा है पिछले 6 महीने से। तो लोग मार्केट हम्म को भी अंदाज़ा हो गया है कि यार ट्रम्प विल ऑलवेज चिकन आउट, तो इतना डरने की बात नहीं है, अगर वो टैरिफ लगा भी रहा है वो बाद में हम्म सेटल हो जाएगा। तो शायद यही एक परसेप्शन है मार्केट के अंदर कि भाई ठीक है, अभी उसने 35% की लेट्स से टैरिफ की बात की है कनाडा पे, लेकिन व्हेन दे कम ऑन द टेबल मे बी दे कैन सेटल एट 10% और मे बी समथिंग हम्म। एल्स। तो इसलिए मार्केट और इतना उसको शॉक में नहीं ले रही। और चाइना, जापान, इनके ऊपर भी और ब्राजील, इनके ऊपर भी वही ट्रेड टैरिफ्स हैं, लेकिन अगेन वो इसको डिस्कस करना मेरे ख्याल से अगेन अपना टाइम जाया करने की बात है। मैं बहुत सारे बिल्कुल, लोगों को भी देख रहा हूँ वो इसको खास डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि अब क्या डिस्कस करेंगे, पता चला 2 दिन बाद दोबारा कोई चीजें एग्जैक्टली, यू चेंज नेवर नो। होते नजर आती हैं। और इससे तुम सोचो कि बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेस यूएस में कर रहे हैं और आपका रॉ मटेरियल लेट्स से चाइना से आ रहा है या हम्म ब्राज़ील से आ रहा है, तो अब आपको पता ही नहीं है कि आप 6 महीने में आपकी प्राइस क्या होगी, तो आप हम्म आगे कोट ही नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को। तो इससे कितना हम्म इम्पैक्ट पड़ा होगा बिजनेस के ऊपर, तो ये भी सोचने वाली बात है कि सिर्फ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जो रियल बिजनेसेस हैं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी प्राइस आगे क्या होने वाली है। यार कंज्यूमर्स पे पड़ने लगा है ना इम्पैक्ट, क्योंकि मैं अभी बहरोज से बात कर रहा था लास्ट, ये पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने पुरानी बात है या 2 महीने पुरानी बात होगी। वो हम बैक एंड फोर्थ कर रहे थे एक इक्विपमेंट से रिलेटेड कैमरा था उसके ऊपर। तो जब उसने कहा यार मुझे बहुत सस्ता डील मिल रही है कैमरे के ऊपर, आई थिंक सोनी का था कोई अच्छा कैमरा, मैं आई फॉरगॉट द नेम। मैंने कहा यार क्या डील मिल रही है, तो कह रहा है कि मुझे इतने का मिल रहा है। तो मैंने जब उसकी प्राइस यहाँ यूएई में देखी, तो वो मुझे आफ्टर डिस्काउंट जो कह रहा था कि बहुत अच्छी डील मिल रही है, जब मैंने उसको यहाँ पर उसकी एक्चुअल में प्राइस देखी तो वो उससे भी कम थी। तो ये पहली दफा हुआ कि मैंने यूएस की अमेजोन की प्रोडक्ट की किसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस की प्रोडक्ट जो यूएस में मिल रही है उसकी प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू यूएई, यूएई में सस्ती मिल रही थी। और उसी के बाद तकरीबन 1 महीने बाद उससे अगेन मेरी बात हो रही थी इसके ऊपर, ये जो एक इसका व्लॉगिंग कैमरा होता है ना, आई फॉरगॉट द डीजीआई का व्लॉगिंग कैमरा था। तो मैंने लिया था, मुझे पता था कि 2600 दिरहम का मिल रहा था उस टाइम पर। उसने जब मुझे वो डॉलर टर्म्स में प्राइस बताई, तकरीबन 3300 दिरहम्स का पड़ रहा था। सो मैंने फौरन देखा, मैंने कहा शायद महंगा हो गया होगा। जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पर वही प्राइस थी 2600 दिरहम्स की। जब मैंने उसको दोबारा वो स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने कहा कि यार ये वही मसला है कि सारी की सारी प्राइसेस जो है ना वो बढ़ा दी हैं बढ़ गई वहां है। पर सप्लायर्स ने। यस, अब वो चाहे हाँ, एक्चुअल में बढ़ी हो या एंटिसिपेट करके उन्होंने बढ़ा दी हो, बट ये इम्पैक्ट इवेंचुअली आपके कंज्यूमर पे आ रहा होता है।
हाँ, ये भी हो सकता है ना कि तुमने अगर यूएई में इसको देखा है तो ऑफ कोर्स यूएई में हो सकता है इन्वेंट्री पहले की हो, नहीं नहीं, वो तो और यूएस में बाद में भी इन्वेंट्री ऐसी जो हो है रहा बाद। था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। बाद में भी ऐसी हो रहा था, बाद में भी ऐसी हो रहा था। और यूएस में तो बहुत उसी वक्त 2-3 दिन के अंदर ही चेंज हुआ था उसकी प्राइस। इम्पैक्ट और आ गया था। यूएई में नहीं, हाँ, यूएई में नहीं हुआ था। और मुझे याद है कि एप्पल ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी थी, और उन्होंने उन्होंने इनवॉइस के अंदर लिखना भी शुरू कर दिया था कि भाई ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो टैरिफ की वजह से हाँ, है जिसकी वजह से और ट्रम्प ट्रम्प ने ट्रम्प जो है की हट गई ना थी। उसने आके फिर सुनाई थी उसको, टिम कुक को। तो फिर बाद हाँ में उसने फिर उस डिसीजन को वापस लिया। हाँ, तो ये है। सही। अच्छा, अच्छा, खैर, इसके अब हम अंदर आते हैं हाँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम्म बॉन्ड मार्केट का, हम्म, कि हम बिल्कुल, बहुत पिछले इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पिछले आई वांट टू, एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो बॉन्ड मार्केट होती क्या है। राइट। बॉन्ड मार्केट बेसिकली एक डेट मार्केट है। डेट मार्केट मींस यानी कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना डेट सेल करती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उसको आम अल्फाज में कहते हैं ट्रेजरी नोट्स या ट्रेजरी बिल्स के नाम से। तो फॉर एग्जांपल यूएस गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ठीक है भाई, मैंने $39 बिलियन के जो है वो नया लोन मैंने इशू करना है, और मार्केट उस लोन को ख़रीदती है। वो इस तरह ख़रीदती है कि भाई उन्होंने ट्रेजरी नोट्स जो हैं वो ऑक्शन किए, और ऑक्शन में मुख्तलिफ बिड्स होती हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री बिड कर रहा हो या कोई बैंक बिड कर रहा हो या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी बिड कर रही हो। इन तमाम कंपनीज़ को ये कोलेट्रल के तौर पे चाहिए होता है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी जो है ना कंसिडर किया जाता है द मोस्ट प्रिस्टीन कोलेट्रल इन द वर्ल्ड, यानी कि उस कोलेट्रल को बाद में आप मल्टीपल टाइम्स आगे बेच सकते हैं, और उसके ज़रिए आप मज़ीद लोन ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे जो हाई रैंकिंग ट्रिपल ए ग्रेड जिसको आप कह सकते हैं, जो हाई प्रिस्टीन कोलेट्रल होता है, वो कंसिडर होता है यूएस ट्रेजरी। तो उसकी इसी वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ अरसे में जब ये ट्रम्प आया, उसने जो पेट्रियाटिज़म दिखाना शुरू किया, तो ऑफकोर्स कुछ कंट्रीज़ को उसको वो पसंद नहीं आई बात, चाहे वो जंग के हवाले से हो या ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। तो एक एंटी यूएस सेंटीमेंट आया था मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ ने यूएस ट्रेजरीज को डंप करना शुरू कर दिया था। और डंप करने से, और चाइना तो ऑलरेडी सेल कर रहा है, यानी कि चाइना और जापान दुनिया के दो बड़े बायर्स हैं जो कि यूएस ट्रेजरीज होल्ड करते हैं अभी भी। लेकिन चाइना फॉर द पास्ट आई थिंक 3 और 4 ईयर्स नेट सेलर बन चुका है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डंप करिए जा रहे हैं। तो जब डंप करते हैं तो उसे होता है कि जो बॉन्ड की जो प्राइस है ना वो नीचे आना शुरू हो जाती है, और बॉन्ड की प्राइस और बॉन्ड की जो यील्ड है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे से। तो अगर बॉन्ड की प्राइस जो है नीचे जा रही है तो यील्ड्स ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि जब ट्रम्प ने आके ये सारी पॉलिसी शुरू की, तो यील्ड्स अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी यूएस 10 ईयर की। यूएस 10 ईयर जो है ना एक तरह से बेंच मार्क कंसिडर किया जाता है इंटरेस्ट रेट का। तो अगर यील्ड्स बढ़ना शुरू हो रही हैं, इसका मतलब जो मार्केट है वो प्रिडिक्ट करिए कि भाई आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन भी हाई होगी और ग्रोथ भी हाई होगी, जिसकी वजह से वो यील्ड्स ज़्यादा बिड हो रही हैं। तो एक कंसेंसस ये था मार्केट में कि भाई क्योंकि लोग मार्केट में ट्रेजरीज डंप कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट अब ऊपर जाएगा, कम नहीं होगा, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व की जो बात थी वो सही समझ में आ रही थी कि भाई वो जब भी वो रेट अपना कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी लास्ट वीक में ये न्यूज़ आई है कि यूएस गवर्नमेंट ने $39 बिलियन की ट्रेजरीज ऑक्शन की, और वो एक्सपेक्टेड यील्ड से भी कम पे आके सेटल हो गई। दैट मीन्स कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो अभी भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि भाई हमें यूएस ट्रेजरी बाई करना है, चाहे वो यूएस डॉलर वीक हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनको फिर भी चाहिए। और उसकी जो वजह है वो ये है कि ठीक है, अगर यूएस इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं इमर्जिंग, वो तो बेचारे वैसे ही नीचे हैं, हम्म सही है ना। तो उनको अपनी करेंसी स्टेबल करने के लिए ये चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं, ताकि वो एज अ फॉरेन रिजर्व अपने बैंक्स में रखें, ताकि करेंसी उनकी जो है स्टेबल रहे मार्केट में। तो इससे अब ये पता चलता है कि भाई ठीक है, जो भी यूएस में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है, और वो जो है यूएस डॉलर अभी भी जो है स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी करेंसी को जो है किसी तरह से प्रोटेक्ट करें। तो ये इसका पॉइंट था। और इससे हमें महसूस ये होता है कि भाई ठीक है, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कर नहीं रहा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड मार्केट है वो एक तरह से इंटरेस्ट रेट तय करती है मार्केट के अंदर, और अभी भी इसकी काफ़ी डिमांड है। दैट मीन्स जो रेट है वो स्टेबल रहेगा, चाहे ना वो बढ़े ना कम हो, लेकिन वो एटलीस्ट स्टेबल रहेगा। अच्छा, उसी के ऊपर जेरोम पाउल जो फेड का चेयर है, उसको भी जो है अगेन ट्रम्प की तरफ से जो है वो काफी सुनने को मिलती है, और सुना है कि वो रेजिग्नेशन के करीब आ गया है। एक न्यूज़ आई थी, हाँ, एक र्यूमर आई थी कि पावर शायद जो है वो रिज़ाइन कर दे, क्योंकि उस पर इतना प्रेशर है पॉलिटिकली कि वो फिर अपनी लेगेसी को जो है ना उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहा।
ऑफ कोर्स जो भी फैक्चर होता है वो चाहता है कि वो अच्छी लेगेसी छोड़ के जाए, लेकिन अगर वो प्रेशर में आके कोई स्टूपिड डिसीजन कर दे तो फिर ऑफ कोर्स उसका नाम पूरी हिस्ट्री में जो है ना वो याद रखा जाएगा कि भाई ये तो अंडर प्रेशर फैक्चर था और उसने जो है इंटरेस्टेड कर दिए प्रेसिडेंशियल प्रेशर के अंदर में आके। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अब ये भी देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। दैट मीन्स एक परसेप्शन ये है कि भाई फेडरल रिजर्व जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता। लेकिन जो हमें न्यूज़ नज़र आ रही है ट्रम्प की तरफ से, या जो ट्रम्प की जो ऑर्गेनाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई इंटरेस्टेड करना चाहिए, और फेड का जो चेयर है वो स्टूपिड है, वो लेज़ी है और वो डिले कर रहा है, उस तरह की चीज़ें बातें हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि वो प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या फेडरल रिजर्व वाकई में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, या वो गवर्नमेंट का एक एक्सटेंडेड इदारा है जो कि जो मर्जी आए वो करेंगे। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा होता है तो फिर अब पता नहीं मार्केट में क्या उसका इम्पैक्ट है। राइट। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट्स जो अगर ओवरऑल हम देखें, अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं, तो मार्केट जो है ओवरऑल एक तो हेल्दी रिटर्न्स के ऊपर पहुंच गई हैं। सो कंसोलिडेट होंगी प्रोबेबली। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई अगर मेजर कोई न्यूज़ नहीं आती है, तो अगर हम्म। कोई मेजर न्यूज़ आ जाती है फिर तो कुछ भी हो सकता है, एक दिन के अंदर आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। बट एटलीस्ट फॉर नाउ थिंग्स लुक स्टेबल, और बहुत ज़्यादा कोई मेजर जिटरी नज़र नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, एज लॉन्ग एज मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे, और अब जैसे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है ना ये ट्रेड वॉर की वजह से, तो थोड़ी सी अप एंड डाउन मार्केट रहेगी। लेकिन अगर कोई मेजर इवेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये जो वॉर का इवेंट हुआ था अभी रिसेंटली, अगर इस तरह कोई मेजर इवेंट नहीं होता या फिर कोई मेजर बैंकिंग क्राइसिस नहीं आता, तो फिर मार्केट इसी तरह से चलती रहेगी। और क्योंकि हम्म अगर मार्केट में लिक्विडिटी रहती है ना तो वो हमेशा ऑफ कोर्स एसेट प्राइसेस को आगे बढ़ाती रहती है। तो हम्म जो मेजर गेम है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में तो आप देखेंगे कि एसेट हमेशा जो ऊपर जाएंगे। राइट। और फिर वही बात है कि वो लोग हमेशा लूजिंग एंड पर होंगे जो लोग सिर्फ कैश रख के बैठे हुए हैं, या सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा बिल्कुल सेविंग अकाउंट रख के बैठे हुए हैं, बिल्कुल। क्योंकि हर कैश तरह तो का ऐसा ही एसेट है ना ऊपर जा कि रहा होगा। एग्जैक्टली। और ये बात समझने की है कि भाई जो फियाट करेंसी है ना वो तो है, वो बाय डिज़ाइन ही इन्फ्लेशनरी है। यानी कि जो हम 2% इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो वो 2% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये हमने मेंटेन करना है, ना इससे कम करना है ना इससे ज़्यादा करना है। दैट मीन्स 2% तो गारंटीड आप लॉस कर रहे हैं ऑन एनुअल बेसिस अपने कैश से। तो हम्म और बहुत से कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन 2 से बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर हम्म। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में डबल डिजिट के अंदर है, लास्ट टाइम मैंने चेक अब किया तो था। कम हो गई, अब कम हो गई है, बट हाँ यस डबल डिजिट से बहुत ऊपर चली गई थी। एग्जैक्टली exactly। तो जो करेंसी फिएट करेंसी है वो तो बाय डिज़ाइन वो इन्फ्लेशनरी है, उसने तो इन्फ्लेशन करना ही करना है। और जो भी करेंसी के अंदर अपनी वैल्यू रख के बैठे हुए हैं, जो वेल्थ रख के बैठे हुए हैं, तो वो तो आप बाय बाय यानी गारंटीड आप एनुअली उसको लूज़ कर रहे हैं। तो हम्म ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी एसेट क्लास में उसको पार्क करें, चाहे आप गोल्ड में करें, चाहे आप रियल एस्टेट में करें, चाहे आप स्टॉक्स में करें या बिटकॉइन करें। ये आपकी मर्जी है आप किस में करते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन पॉइंट ये है कि यू मस्ट इन्वेस्ट, क्योंकि अदरवाइज आप कॉन्स्टेंटली जो है ना अपनी परचेसिंग पावर लूज़ कर रहे हैं। 100%। तो इसको हम रैप चलो। अप करते हैं, और नेक्स्ट वीक हम दोबारा नई अपडेट्स के साथ आएंगे। तो प्लीज़ जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसको हमें अपना कमेंट्स में डाल के अपने फीडबैक दीजिए, क्वेश्चन कीजिए हमसे, और वी विल कम बैक विद अनदर वीकली मैक्रो अपडेट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। ओके, जबरदस्त।